ग्रुप स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमने 11th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ी और स्टडी करेंगे। देखो इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन आई होगी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखो इसमें हम डेफिनेशन देंगे ऑब्जेक्ट इन ए पेयर is called object in a pair is called ordered pair. ordered pair अगर ऑब्जेक्ट पेयर में है तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखो फर्दर मोर डेफिनेशंस की है, एक बार ध्यान से सुनो। मैंने कहा लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू नॉन एम्प्टी सेट B टू नॉन एम्प्टी सेट B टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई दोनों एम्प्टी सेट है, ठीक है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म AB is called ordered pair. Is called ordered pair. Is called ordered pair. देखो मैंने कहा A और B कोई भी दोनों एम्प्टी सेट है और A स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग कर कैपिटल ए सेट से और स्मॉल बी एलिमेंट बिलोंग कर कैपिटल बी सेट से। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म A, B is called ordered pair। उसके बाद करो इन द ordered pair in the ordered pair in the ordered pair A comma B in the ordered pair A comma B is called first element A is called first element and B is called second element second element। बट इसमें मैंने बोला है कि मेरे पास दो सेट है A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। एक एलिमेंट स्मॉल ए से ले लिया मैंने, एक एलिमेंट स्मॉल बी से ले लिया। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म क्या बनेगी A कॉमा B। इसका फर्स्ट एलिमेंट A सेट का और सेकंड एलिमेंट B सेट का है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर फोर पेयर में जो मेरा पहला एलिमेंट है स्मॉल है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट B है उसको हम बोलेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये तो थी मेरे पास डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर की। ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज होता है ध्यान से सुनना जो इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे पास। टू ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं ये बताऊंगा आपको। देखो ध्यान से, देखो टू ऑर्डर्ड पेयर्स AB एंड CD are equal if their corresponding elements are equal। if देखो A एलिमेंट if A equal to C and B equal to D। कोई भी अगर हमारा दो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल तब होंगे जब पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो और पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर इक्वल होंगे देन वी से दैट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो इसमें कह रहा है A और B बी टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। टू नॉन एम्प्टी सेट्स A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by A cross B। देखो मैंने कहा ए और बी कोई भी दो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसको हम किससे नोट करेंगे, ए क्रॉस
बी से, ठीक है। इस और देखो y क्रॉस b को लिखने का मेथड करेगा मेरे पास, देखो ध्यान से a कोमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, ऐसे हम a क्रॉस b को डिफाइन करेंगे। और देखो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर में। कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। देखो a क्रॉस b इक्वल टू एक बी सच दैट ए एलिमेंट ए सेट का और बी एलिमेंट मेरे पास बी सेट का होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो एग्जांपल देता हूं मैं अभी आपको, देखो एग्जांपल मान लो ए सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 है, एक सेट बी है, एलिमेंट लेंगे 2 3 4, तो ए क्रॉस बी में अंदर जो एलिमेंट आएंगे 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 2 2 2 3 और 2 4, तो ये मेरे पास आ गया a क्रॉस b। अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और b सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी वो आएगी 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। वही मैंने अभी बोला था आपको कि जो मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एलिमेंट्स को कंटेन करेगी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो a क्रॉस b कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। सिमिलरली हम एक बार भी कह सकते हैं, ये तो था मेरे पास a क्रॉस b, अब मैं आपको बताता हूं b क्रॉस a, जो था मेरे पास a क्रॉस b। नाउ हम निकालेंगे b क्रॉस a, तो b क्रॉस a जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। रेगुलर इन जनरल जनरली a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि देखो इसके पहले एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल 2 इज नॉट इक्वल टू 1, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब एक रिमार्क लिखा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। तो एक रिमार्क है, देखो रिमार्क है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is, if number of element in A is P and number of element in B is Q। मतलब A सेट में P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट है, then number of elements in A क्रॉस B इक्वल इज PQ, ठीक है। दैट इज, देखो मैं कहता हूं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ। कहने का मतलब एक सेट में अगर 2 एलिमेंट्स है, B सेट में अगर 3 एलिमेंट है, तो उनके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 into 3 6, जितने भी एलिमेंट उन सेट के अंदर होंगे उन दोनों सेट के एलिमेंट्स से हम आपस में प्रोडक्ट कर देंगे और उतने एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे A क्रॉस B के पास। तो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। एज वेल एज देखो इक्वल टू आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, ये भी कह सकते हैं, both are same, A cross B and B cross A also same, as well as B cross A, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर कि रिलेशन क्या होता है। देखो अब तक हमारी बात चली थी ऑर्डर पेयर पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन पे, जो हमारी चैप्टर का मेन टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम 2 एक्सरसाइज ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रिलेशन, देखो रिलेशन
let A and B be two non-empty sets. A and B क्या है? कोई भी दो non-empty sets है. Any subset of A cross B, any subset of A cross B, any subset of A cross B is called a relation. A cross B is called a relation from A to B. तो मैंने कहा A और B कोई भी दोनों नॉन-एम्प्टी सेट है, और अगर A क्रॉस B का कोई भी अगर सबसेट है उसको रिलेशन होगा A to B. ठीक है, A to B if R कंटेन हो गया A क्रॉस B में. ठीक है, या A to B. देखो मैं ये भी कह सकता हूं thus if R is a relation from A to B, if R is a subset of A cross B. अगर R A cross B का सबसेट है then R is relation from A to B. अगर R B cross A का सबसेट है then R is a relation from B to A. ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जांपल देखेंगे इसका. देखो एक बार, और मैं इसमें देखो ये भी लिख सकता हूं आल्सो इफ A, B belongs to R, then we say that A is related to B. अगर A और B कोई वर्ड मेरे पास R से बिलोंग कर रहे हैं तब मैं कहूंगा A is related to B. ठीक है, then we say that A is related to B and it is and this denoted by and denote this by and denote this by A related है B. हम ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, अगर A B belongs to R है then we say that A is related to B. ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? A is related to B. ठीक है, तो ये था हमारे पास जैसे भी टेबल यहाँ पे दे रहे उसके एक एग्जांपल. मान लो मेरे पास A कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4. ठीक है, और B एक सेट है, B के अंदर एलिमेंट है मान लो हमारे पास 2 3 और 5. 2 3 5. और मैं कहता हूं कि R इज द रिलेशन है. इफ R इज द रिलेशन, इफ R इज द रिलेशन is less than from A to B. R कोई रिलेशन है लेस देन का फ्रॉम A to B. ठीक है, अब देखो अगर R रिलेशन है फ्रॉम A to B का लेस देन फ्रॉम A to B का, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो R इस रिलेशन बोला गया है A B such that A के एलिमेंट क्या है लेस देन फ्रॉम B से. A बिलोंग्स कर रहा है A सेट को और B बिलोंग्स कर रहा है B सेट को. अब इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? देखो फॉर 1 2 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 और 4 5. और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि A सेट के एलिमेंट B सेट के एलिमेंट से छोटा हो. तो इसका मतलब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. ऐसे हम लिख देते हैं R इज रिलेशन फ्रॉम A to B. ये तो था मेरे पास रिलेशन. ठीक है, अब देखो जो रिलेशन होता है उसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं. पहली फॉर्म जो रोस्टर फॉर्म है, दूसरी मेरे पास सेपरेटर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं उसको एलिमेंट्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. और जो सेपरेटर फॉर्म है, ठीक है,
A relation can be represented in two ways. फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑर्डर पेयर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम कहते हैं सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम राइटिंग लिख देते हैं, राइटिंग की फॉर्म में, ठीक है, राइटिंग में, और उसमें हम लिखते हैं उसको एबी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज। देखो जनरली मैं आपको बता रहा हूं, देखो मान लो आर कोई भी रिलेशन हमारा ए टू बी, तो इस सेट के एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन और इस सेट को बोलते हैं हम कोडोमेन। और अटैचिंग होने के बाद जो एलिमेंट मेरे को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। जैसे मान लो एग्जांपल है, मेरे पास ये है 1 2 3, इधर एलिमेंट है 2 4 5, 1 को 4 से कर दिया, 2 को 5 से, 3 को 2 से, ठीक है। अब ये तो मेरे पास डोमेन के एलिमेंट, वो कोडोमेन, और जो अटैच होके मिल रहे हैं वो रेंज है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको मैथमेटिकली देखो बाय यूजिंग डेफिनेशन में कैसे लिखूंगा वो देखना है ध्यान से आप। तो बाय डेफिनेशन इसको लिखेंगे व्हेन देयर इज ए रिलेशन R फ्रॉम A to B, व्हेन, तो इफ R is a relation from A to B, if R कोई relation है from A to B, then set of first element of, then set of first element of order pair, then set of first elements of, then set of first elements of ordered pairs, ठीक है। then set of first elements of ordered pairs in R is called, in R is called the domain, is called the domain of R, called the domain of R, and the set of second elements of ordered pair, and the set of second elements of ordered pair in R is called range of R, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट कहलाएगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट कहलाएगा उसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले एलिमेंट को डोमेन, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोला जाता है, ठीक है। एंड इफ R is from A to B, and if R is from A to B, the B is called, then B is called codomain, then B is called codomain, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल है, एक कोई भी सेट है, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक एलिमेंट है, सेट है B 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, 9 10, और R एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, 3,7 3,10 5,10 6,9 is a relation from A to B, is a
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई रिलेशन है मेरा ए टू बी का, तो देखो यहाँ पर डोमेन ऑफ आर जो होगी वो देखो एक बार ध्यान से देखो एक बार। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर 3, 5 और 6। रेंज ऑफ आर 7, 10, 9, 7, 10 और 9। उसके बाद कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन क्या होगी ऑफ आर की 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास हो जाती है कोडोमेन। ठीक है, अब एक मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, देखिए। एक रिजल्ट लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू पी, क्यों? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर p इंटू क्यू, मतलब 2 की पावर p क्यू। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखना। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये था मेरे पास रिलेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कि रिलेशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ए टू ए या ए टू बी, तो जो ए टू बी कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड, कोई भी अगर रिलेशन है, ठीक है, आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ each element of A is on a, if each element of A is related to, each element of A is related to, each element of A is related to every element of A, every element of A. ए सेट का हर एलिमेंट अपने सेट के साथ ही रिलेटेड हो, ठीक है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, दैट इज आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। वही मैं कहता अगर ए टू बी जा रहा है रिलेशन तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो, मान लो ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन होने, तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या आएगा? देखो ए कोमा ए कोमा बी कोमा बी और बी कोमा ए, इसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड टाइप जो रिलेशन है वो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो इसमें हम कहते हैं कि आर अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए
then every element is connected with itself या every element is related with itself. हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा. रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड a relation R in set A is called identity relation. कोई भी रिलेशन आ रहा है उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ R equal to A comma A such that A belongs to A. क्या एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. एग्जांपल देखो, मान लो कोई भी एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट ले 5 7 4, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो बनकर आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी रिलेशन देखो, आइडेंटिटी रिलेशन इक्वल टू देखो क्या आएगा 5, 5 7, 7 और 4, 4. This is called the identity relation. Every element is connected with itself. हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा. तो ये तो था मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन. उसके बाद हम बात कर रहे हैं वाइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन की बात करेंगे. देखो वाइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन. वाइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन. रिलेशन in set A is called relation in set A is relation in set A is called wide relation if no element of A is if no element of A is if no element of A is related to any element of related to any एलिमेंट ऑफ ए. तो कोई भी एलिमेंट ए का रिलेटेड ना हो किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट ए से, दैट इज आर इक्वल टू 5. मतलब आर किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल. जैसे मान लो मैंने ए कोई भी सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है. तो आर एक रिलेशन दे रहा हूं ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 7. ए बिलोंग्स टू A comma B belongs to capital A, ठीक है ना. तो यहां पर R is empty since देखो here no pair AB satisfy condition A minus B is equal to 7. So hence R is a wide relation. Hence R is a wide relation. उसके बाद हमारा इनवर्स रिलेशन. If R is a relation from A to B, then inverse relation of R is inverse relation of R is a relation from B to A, ठीक है. B to A
It is defined as xy such that xy equal to yx और ये बिलोंग करना है R को, तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। एग्जांपल देखो, हेलो R कोई भी रिलेशन है 2 8 327 5 125, तो R इनवर्स क्या बन जाएगा 8, 2 27, 3 125, 5। देखो ऊपर है जो रिलेशन दिया, मान लो मैं ये कह सकता हूं कि जो रिलेशन है y इक्वल टू किसके x क्यूब के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा x इक्वल टू y की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ r, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। जो मैं आपको 3 रिलेशन बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन देंगे और इसी पे बेस्ड हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन R on set A is reflexive. A relation R on set A is reflexive. A relation R on set A is reflexive if A related to A for all A belongs to A, for all A belongs to A, that is if A comma B, that is if A belongs to R, that is A belongs to R, for all A belongs to R, for all A belongs to R। देखो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होना मस्ट है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए उसको आइडेंटिटी रिलेशन होना बहुत ही कंपलसरी रहेगा। जैसे मान लो एग्जांपल, R कोई रिलेशन है A टू A और A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसके अंदर भी एलिमेंट है मान लो 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो लिखा जाएगा उसमें आएगा 1 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एलिमेंट रख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन होना मस्ट है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो तभी होगा जब पहले वो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अगर मान लो मैंने इसमें से इसको हटा दिया, देन R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इनको हटाते हैं तो R इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सेकंड नंबर में सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be symmetric. A relation R on set A is a relation R on set A, relation R on set, या सीधा एक लाइन लीजिए, रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A, रिलेशन R on set A is symmetric if A related to B, that implies B related to A। अगर A B से related है then B is also related to A, that is if AB belongs to R, तो that implies BA belongs to R। देखो जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, तो
तो राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, तो दैट इम्प्लाई श्याम इज आल्सो द ब्रदर ऑफ राम। एग्जांपल देखना तो आप देख सकते हो, मान लो आर को रिलेशन जा रहा है ए टू बी, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट रख रहा हूं 2 3 4। तो मान लो आर मैंने रिलेशन दे दिया 1 2 2 1 1 3 3 1, तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर 1 2 है तो उसका रिवर्स 2 1 भी है, 1 3 है तो उसका रिवर्स 3 1 भी है, तो इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव if A related to B, a relation R on set is transitive if A related to B and B related to C, so that implies A related to C. That is, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, so that implies A comma C also belongs to R. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लो A कोई भी रिलेशन है, सॉरी R कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर के सेट तक, और मैंने R एक रिलेशन बना दिया ए बी such that A plus B is equal to नेचुरल नंबर और A, B belongs to N। देखो मान लो, जैसे मान लो मैंने दिया 1 2, ठीक है, 2 3, तो रिलेशन है 1 3। देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो दैट इंप्लाइज 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 3, इट इज आल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? A relation is said to be equivalent which satisfied the relation reflexive, symmetric and transitive। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए, ए रिलेशन ऑन सेट ए, कोई भी रिलेशन है ऑन सेट ए पे भी चीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहे हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3,5 एंड b इज इक्वल टू 7,11. Show that the relation R is given by, show that the relation R is given by AB such that A minus B is equal to odd. A belongs to A और B belongs to B. ठीक है, is an empty relation from, is an empty relation from A to B. ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इसमें दो सेट गिवन है A और B, तो कहते हैं कि R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B. ठीक है, और हमने शो ओरिजिनल का जो रिलेशन है वो क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू ओड. मतलब हम दो एलिमेंट उठाएंगे, एक एलिमेंट A सेट का और एक एलिमेंट B सेट का, तो जब हम उनका डिफरेंस करें तो क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो ये शो करो कि दीजिए एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो एक बार. सॉल्यूशन देखो, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. ठीक है, तो A के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास 3,5 और इसके अंदर एलिमेंट है 7,11. ठीक है, और R एक रिलेशन दे रखा है हमारे को AB सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू और A बिलोंग्स टू A, B belongs to B. अब देखो, मैंने लिया 3 belongs to A और 7 belongs to B, so that implies 3 minus 7 is equal to -4. ठीक है, not odd. अब मैंने 3 belongs to A, 11 belongs to B, that implies 3 minus 11 is equal to -8. ये B का गया not odd. अब मैं लिया 5 belongs to A, 7 belongs to B, that implies 5 minus 7 is equal to -2. ये भी क्या है, not odd. 5 belongs to A, 11 belongs to B, that implies 5 minus 11 is equal to -6. ये भी क्या है, not odd. तो इसका मतलब देखो, मैंने सभी एलिमेंट्स को उठाया, उनका डिफरेंस देखा, सभी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं. कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट का डिफरेंस मेरे पास ओड नहीं, इवन नहीं, सॉरी ओड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लिख दीजिए एम्प्टी रिलेशन. तो इसका मतलब क्लियरली आर, देखो यहां पर लिख सकते हैं कि सिंस नो पेयर ऑफ ए बी, सिंस हेयर नो पेयर्स ऑफ ए बी, ठीक है, satisfy the condition AB satisfy the
condition a minus b is equal to odd. So hence R is an empty relation. Here no pair of AB satisfy the condition of satisfy the condition a minus b is equal to odd, और hence R is an empty relation. तो ये क्या था बेटा, मेरे पास empty relation था, इसको मैंने शो कर दिया. ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर. ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2. If R is the relation, R is the relation if R is the relation less than from A equal to 1, 2, 3, 4 or 5, to B is equal to 1, 4, 5. Write down the element corresponding to R. Write down the elements corresponding to R. Find the inverse relation of R. Find the inverse relation of R. ठीक है, find the inverse relation of solution. देखो here R is relation is less than from A to B, that is A to B such that A less than B, A belongs to A और B belongs to B, कि A सेट के एलिमेंट B सेट के एलिमेंट से छोटे होने चाहिए. तो R के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. देखो A सेट के एलिमेंट B सेट के एलिमेंट से छोटे होने चाहिए, तो मेरा पेयर बनेगा 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 4, 3, 5. ठीक है, और 4, 5. अब हम बात करें इनवर्स रिलेशन की. एंड R के ऊपर माइनस का मतलब R इनवर्स. इनवर्स में क्या करेंगे, हम इसका इनवर्स ले लेंगे. देखो 1, 4 लिखेंगे, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3 और 5, 4. तो ये था मेरे पास इनवर्स रिलेशन. ठीक है, अब देखो इसमें मेरे को एक तो रिलेशन था R is less than from A to B एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन. तो ये मेरे पास है इनवर्स रिलेशन, फिर मेरे पास R. अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर. तो क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal to 1, 2, 3, 4, then show that R is equal to, then
show that r is equal to 1 1 1 comma 2 2 comma 2 ठीक है 2 comma 3 3 comma 3 4 comma 4 is reflexive but neither symmetric is reflexive but neither symmetric nor transitive देखो R रिलेशन है मेरा A to A R जो रिलेशन है वो दे रखा है मेरे को 1 1 सॉरी 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 now clearly R is a reflexive relation ठीक है नंबर 1 रिफ्लेक्सिव ठीक है सिंस 1 1 comma 2 2 comma 3 3 comma 4 4 belongs to R ठीक है so that implies A belongs to R for all A belongs to A ठीक है ना for all A belongs to A hence by definition so hence by definition R is reflexive तो मैंने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन होना मस्ट है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड जरूर होना चाहिए 1 1 से 2 2 से 3 3 से और 4 4 से अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सिमेट्रिक here 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R 1 2 है but 2 1 does not belongs to R और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 रिलेटेड है 2 से but 2 is not related to 1 ठीक है तो so R is not symmetric so R is not symmetric so R is not symmetric ठीक है अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव के लिए हम बात करें ट्रांसिटिव इतना सिमेट्रिक ठीक है हम बात करेंगे ट्रांसिटिव के लिए देखो here 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R A B से रिलेटेड है B C से रिलेटेड तो A को C से रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन में तो देखो 1 2 से रिलेटेड 2 3 से रिलेटेड बट 1 3 does not related to R ठीक है ना तो hence R is not transitive hence R is not transitive ठीक है तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है बेटा फोर्थ क्वेश्चन डू योरसेल्फ ठीक है फिफ्थ प्लीज बेटा डू योरसेल्फ सिक्स क्वेश्चन भी फोर्थ में एडिट करना है आपको फिफ्थ में एडिट करना है सिक्स्थ में एडिट करना है अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7. Show that the relation greater than on set of natural number n, set of natural number n is transitive, but it is transitive, but is neither reflexive nor symmetric. सॉल्यूशन. तो R एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक. रिलेशन है ए बी, ए ग्रेटर देन बी, ए कोमा बी आल्सो बिलोंग्स टू एन. आर कोई भी रिलेशन है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक का. ठीक है. और इसमें हमारे को शो करना है कि इट इज ए रिफ्लेक्सिव और इट इज ट्रांसिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. सॉल्यूशन देखो. नंबर एक रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू एन. तो मैं कह रहा हूं ए ग्रेटर देन ए, ए ग्रेटर देन ए विच इज नॉट, ए ग्रेटर देन ए इज नॉट पॉसिबल, ए ग्रेटर देन ए इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. So that implies A is not related to A. That is A comma A not belongs to R. ठीक है. तो that implies R is not reflexive. एग्जाम्पल बेटा एक बार देखना, अगर कोई भी चीज हम रॉन्ग और ये हमारे पास मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसके लिए हमारे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा. एग्जाम्पल देंगे जैसे यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लिया 1. सिंपल है. 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दैट इंप्लाई 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, इट इज नॉट ट्रू. इट इज 1 ग्रेटर देन 1, इट इज नॉट ट्रू. ये बात ट्रू नहीं है. ठीक है. अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक. A कोमा B बिलोंग्स टू N. तो मैं कह रहा हूं देखो A रिलेटेड है B से, दैट इंप्लाइज A ग्रेटर है B से, A ग्रेटर B से, बट B इज नॉट ग्रेटर A. तो दैट इंप्लाइज B इज नॉट रिलेटेड टू A. B इज नॉट रिलेटेड टू A. So hence B not related to A. So that implies R is not symmetric. R is not symmetric. Example. मान लो 1, 2 belongs to N. 2 greater है 1 से. That implies 1 is not greater 2. It is not true. So that implies 2 greater 1 से, तो that is 2 greater 1 से, but 1 is not greater than 2. So it is, but 1 not greater than 2.
अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव। ए बी और सी बिलोंग्स कर दिया मैंने एन से। मैंने कहा ए रिलेटेड है बी से, तो दैट इंप्लाइज ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, ट्रांजिटिव हमने कह दिया कि ए ग्रेटर है बी से। ठीक है, एंड बी रिलेटेड सी से, तो दैट इंप्लाइज बी ग्रेटर है सी से। इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, that implies A is also greater than C for all A, B, C belongs to N। तो for all लिख देता हूं, या for all का सिंबल था वैसे तो बेटा वो for all A, B, C belongs to N, तो that implies R is transitive। तो पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में ऐसे पूछा जाए एग्जामाइन दैट, ये रिलेशन देके पूछ रहे आइदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो आपको कुछ चेक आउट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बताएगा वो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो चेक आउट या क्या पूछेगा एग्जामाइन दैट। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेवन का सेकंड पार्ट। इसमें करें शो दैट द रिलेशन less than or equal to on the set of integer on the set of integers on the set of integers is reflexive and transitive but not symmetric इसमें क्या है कि हमारे पास एक रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का सेट ऑफ इंटीजर से इंटीजर तक डिफाइन है। देखो आर एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर, और आर रिलेशन दे रखे मेरे को ए बी such that a less than equal to b, a comma b belongs to z। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। a belongs to z, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं a रिलेटेड है b से if a less than equal to b, a रिलेटेड है b से if a less than equal to b, ठीक है ना। a belongs to z, so a less than equal to a less than equal to a, ठीक है। for a less than equal to a, तो that implies a is related to a, ठीक है। तो that implies r is रिफ्लेक्सिव। तो
कभी भी जैसे लेस देन इक्वल टू बी में से एक भी अगर कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड है तो रिलेशन पास होगा, आइदर लेस देन और इक्वल, या तो ए बी से छोटा हो या ए बी से बी के बराबर हो। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पास है तो रिलेशन मेरा पास माना जाएगा। तो इसलिए आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड की बात करें सिमेट्रिक। ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, मैंने माना लेट ए रिलेटेड है बी से, दैट इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, बट बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, so that implies B is not related to A, so that implies R is not symmetric, R is not symmetric. Example, ठीक है, मान लो 1, 2 belongs to Z, 1 related है 2 से, that implies 1 less than equal to 2, but 2 is never less than equal to 1, so that implies 2 is not related to 1. तो 1 2 से छोटा है, लेकिन 2 1 से ना तो छोटा है ना 1 के बराबर है, तो इसलिए 2 is not related to 1, ठीक है। अब हम बात करें ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव A, B, C belongs to Z, A रिलेटेड है B से, तो दैट इंप्लाइज A लेस देन इक्वल टू B, A लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंड B रिलेटेड है C से, तो दैट इंप्लाइज B लेस देन इक्वल टू C, अच्छा, B लेस देन इक्वल टू C, इसको मैंने माना 1, इसको मैंने माना 2, तो फ्रॉम 1 and 2 दैट इंप्लाइज A is less than equal to C, तो दैट इंप्लाइज A रिलेटेड होगा C से, तो दैट इंप्लाइज R is ट्रांजिटिव, R is ट्रांजिटिव। ये हमारे से पूछा गया था कि जो ये रिलेशन है लेस देन इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर Z is रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब मैं फिर से करूंगा, अगर हमारी कोई भी बात रॉन्ग होगी तो उसके लिए एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।